अच्छा, अगर लास्ट क्लास में आपको याद हो तो हमने ये देखा था कि हम पैच एंटीना किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन उसके साथ साथ मैंने आपको बताया कि इसकी एक्साइटेशन की या इसकी फीडिंग की डिफरेंट टेक्निक्स है, जिसमें से ये जो पहला वाला है माइक्रोस्ट्रिप लाइन फीडिंग, ये हमने पिछली लैब में परफॉर्म किया हुआ था। हमने एक पैच एंटीना बनाया हुआ था, रेक्टेंगुलर पैच एंटीना, और उसको जो हमने फीड किया हुआ था वो माइक्रोस्ट्रिप पैच लाइन के थ्रू हमने उसको फीड किया हुआ था, ठीक है। आज के लैब में जो ये दूसरा आपका फीडिंग टेक्निक है, कोएक्सियल प्रोब फीडिंग, ये हम आज परफॉर्म करेंगे और एचएफएसएस पे इसको हम डिज़ाइन करके फिर सिमुलेट करेंगे, ठीक है। तो आज की लैब की तरफ आते हैं। Today's lab is about designing a probe feed coaxial probe feed patch antenna, rectangular patch antenna, ठीक है। प्रीवियस लैब को थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले पैच एंटेना क्या है, मैंने बता दिया था कि जो मोबाइल वगैरह में जो आज एंटेना वगैरह यूज होता है वो कौन सा एंटेना है, पैच एंटेना है, ठीक है। इसमें आपको एक सबस्ट्रेट की जरूरत होती है जो कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल से बना होता है। इसके ऊपर एक तो मेटल का शीट होता है और एक नीचे ग्राउंड, वो भी मेटल का ही शीट होता है, ठीक है। और इसको हम एक्साइटेशन प्रोवाइड करते हैं और इसके बाद फिर ये प्रोपोगेट करता है। इसके प्रोज कॉन्स हमने देखे हुए थे। ये छोटे से साइज में आ जाता है, हाई फ्रिक्वेंसी के लिए हम इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। डिजाइनिंग हमने इसकी देखी थी, किस तरह हम इसको डिज़ाइन कर सकते हैं। मैंने वो फार्मूलेज आपको बताए हुए थे। अगर आपने किसी भी फ्रिक्वेंसी के लिए पैच एंटेना डिज़ाइन करना है तो आपने वो 4-5 फार्मूले है उसको आपने फॉलो करना है, और उन्हीं फार्मूले की मदद से आप अगर रेक्टेंगुलर पैच एंटेना डिज़ाइन करना चाहते हैं तो इसकी वेट लेंथ और ग्राउंड का लेंथ, ग्राउंड का वेट, ये चीज़ें आप इससे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। प्रोज एंड कॉन्स हमने देखे थे। उसके बाद फिर इक्वेशन वगैरह, 3D मॉडलिंग हमने एचओएसएस पे परफॉर्म की हुई थी। एक्साइटेशन हमने किया हुआ था उसका, रेडिएशन बाउंड्री, फिर रिजल्ट्स में हमने एस पैरामीटर प्लॉट, रेडिएशन प्लॉट और 3D पोलर प्लॉट हमने देखा हुआ था। आज के लैब का एजेंडा क्या है? आज हमने दोबारा से पैच एंटेना डिज़ाइन करना है, रेक्टेंगुलर पैच एंटेना। लेकिन इस दफ़ा हमने क्या करना है, हमने माइक्रोस्ट्रिप लाइंस फीडिंग नहीं करनी, हमने कोएक्सियल प्रोब फीडिंग हमने करनी है। इसके लिए फिर हम क्या करेंगे, 3D मॉडलिंग करेंगे एचएफएसएस पे। इसकी एक्साइटेशन और रेडिएशन बाउंड्री वगैरह हम असाइन करेंगे, और आखिर में फिर वही तीन जो नॉर्मली हम प्लॉट देखते हैं, एस पैरामीटर प्लॉट, या इसको हम रिटर्न लॉस प्लॉट भी कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद रेडिएशन प्लॉट और 3D पोलर प्लॉट हम इसका देखेंगे, ठीक है। अब ये प्रोब फीडिंग होती होती क्या है? अगर आपको याद हो पिछला लैब, तो हमने इसमें क्या किया था, ये आपका पैच है लेट सपोज। तो यहाँ पर हमने इसके सेंटर से हमने एक ट्रांसमिशन लाइन हमने डिजाइन किया हुआ था, और इसी ट्रांसमिशन लाइन के थ्रू हमने इसको यहाँ पर वो सिग्नल प्रोवाइड किया हुआ था, एक्साइटेशन सिग्नल, और उसी से हमने एंटेना को एक्साइट किया हुआ था, ठीक है। लेकिन इस केस में हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर एक कोएक्सियल प्रोब बनाएंगे, ठीक है जी। जिस तरह हम नॉर्मली हम यूज़ करते हैं कोएक्सियल का जो प्रोब होता है, वो हम डिश एंटेना या उसके लिए केबल के लिए हम यूज़ करते हैं, जो घरों में टीवी के साथ हम लगाते हैं, ठीक है। उसी तरह का हम प्रोब डिजाइन करेंगे और उसी प्रोब के थ्रू हम क्या करेंगे, अपने एंटेना को एक्साइट करेंगे, ठीक है। अच्छा, इस ये जो आपका लैब है, इसका जो प्री रिक्विजिट है वो है लैब नंबर 6, ठीक है। तो पिछला जो लैब है, अगर वो आपने परफॉर्म किया हुआ है तो इस लैब को परफॉर्म करना आपके लिए आसान होगा। और अगर आपने पिछला लैब अभी तक परफॉर्म नहीं किया हुआ तो इट विल बी अ बिट डिफिकल्ट फॉर यू, ठीक है। सो वी टुडे वी विल डिजाइन रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना विद अ कोएक्सियल फीडिंग प्रोब। ये आपके पास सबस्ट्रेट है, ये जो बड़ा वाला रेक्टेंगल आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर ये जो छोटा रेक्टेंगल है दैट इज योर पैच, और ये जो आपको ये सर्कल नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली द कोएक्सियल प्रोब। ये आपका टॉप व्यू है। अगर एंटेना को आप ऊपर से देखेंगे तो आपको इस तरह नजर आएगा, और अगर आप साइड से देखेंगे तो आपको कुछ ऐसा नजर आएगा, ठीक है। ये आपका कोएक्सियल प्रोब है, ऊपर ये पैच आ गया, बीच में सबस्ट्रेट है, और नीचे ग्राउंड प्लेन आ गया, ठीक है।
अच्छा, ये जो फार्मूले है ये मैंने आपको लास्ट क्लास में मैंने बताए हुए थे कि इन्हीं फार्मूले को यूज़ करके हम अपने रेक्टेंगुलर पैच एंटेना के लिए हम इसका लेंथ, इसका विड्थ हम फाइंड कर सकते हैं, और उन्हीं लेंथ और विड्थ को यूज़ करके हम अपना एंटेना डिज़ाइन करेंगे, ठीक है। लेकिन अब इसमें एक एक्स्ट्रा और भी चीज़ आ गई। यहाँ पर हमने जो फीड, जो हम कोएक्सियल फीड हम बनाएंगे, डिज़ाइन करेंगे, वो अब कौन सी पोजीशन पे होगा। लेट सपोज ये आपका पैच है, ये येलो जो आपको नजर आ रहा है, ठीक है, और इसमें ये जो रेड डॉट है दैट इज एक्चुअली द कोएक्सियल प्रोब। सो अब ये कोएक्सियल प्रोब कौन सी पोजीशन होना चाहिए, मतलब ये सेंटर से कितने फासले पे होना चाहिए, ठीक है। तो इसको इसका जो डिस्टेंस होगा ये हम इस फार्मूले से फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। लेट सपोज यहाँ सेंटर से इस कोएक्सियल प्रोब तक जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स, हमने इसको एक्स से डिनोट किया हुआ है। तो x will be equal to length of the page divided by 6 plus length of the page divided by 4। इन दोनों को जमा कर दे, डिवाइड बाई 2 कर दे, तो आपके पास ये डिस्टेंस आ जाएगा कि ये जो आपका कोएक्सियल प्रोब होगा ये सेंटर से कितने फासले पर होना चाहिए, ठीक है। अब ये डिपेंड करता है कि आप जो ट्रांसमिशन लाइन यूज कर रहे हैं वो कितने ओहम का है, ठीक है। तो सेंटर पे आपके पास क्या होता है, जो आपकी रजिस्टर होता है वो क्या होता है, मिनिमम होता है। आप जितना उससे सेंटर से दूर जाएंगे तो आपकी जो कोएक्सियल प्रोब का जो रजिस्टर होगा वो इंक्रीज होता जाएगा। लेट सपोज अब यहाँ पर जीरो है और आप यूज कर रहे हैं कोएक्सियल केबल, आप यूज कर रहे हैं जैसे ट्रांसमिशन लाइन, ठीक है। कोएक्सियल केबल का लेट सपोज इसका जो एम्पिडेंस है वो है 50 ओम, सही है जी। तो आप यहाँ सेंटर में जीरो है तो 50 ओम लाने के लिए आप क्या करेंगे, कोएक्सियल प्रोब जो आप डिजाइन करेंगे या तो आप कुछ डिस्टेंस इस साइड पे जाएंगे या आप लेफ्ट साइड पे जा सकते हैं, ठीक है। तो वो जो 50 ओम के लिए जो डिस्टेंस होगा वो आप इस इन फार्मूले से हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। कितने फासले पर आप कोएक्सियल प्रोब को डिजाइन करेंगे तो आपका जो ट्रांसमिशन लाइन का जो इम्पीडेंस है और पेज का जो इम्पीडेंस है वो मैच हो, तो मतलब इस केस में आपका दोनों का जो इम्पीडेंस है वो मैच होगा, ठीक है। अब डिजाइनिंग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ कि इन फार्मूलों को हम किस तरह यूज करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम डिजाइनिंग स्टार्ट करते हैं। और इन फार्मूलों को आपने गौर से, मतलब अभी जो मैं एग्जांपल आपको बता रहा हूँ आपने गौर से नोट करना है उसको, क्योंकि इसमें फिर मैं आपसे क्विज भी ले सकता हूँ, ठीक है। आपको मैं एक एग्जांपल दे दूंगा कि लेट सपोज आप एक पैच एंटीना डिजाइन कर दे फॉर 3 गीगाहर्ट्ज। अब आप क्या करेंगे, आप इन्हीं फार्मूलों को यूज करके उन्हीं मतलब पैच एंटीना के लिए आप लेंथ और विड्थ वगैरह आप फिर फाइंड करेंगे, ठीक है। तो आप इस फार्मूले को हम किस तरह यूज करेंगे आपको मतलब बहुत कॉम्प्लिकेटेड नजर आ रहे होंगे, लेकिन ये बहुत ही सिंपल है। मैं आपको एक एग्जांपल आपको समझा देता हूँ, ठीक है। अच्छा जी, लेट सपोज आपको गिवन है कि आप क्या करते हैं, मतलब आपको क्वेश्चन गिवन है कि डिजाइन अ रेक्टेंगुलर पैच एंटेना हैविंग द फॉलोइंग डेटा। आपको ये डेटा गिवन है, एक जो एंटेना का जो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी है वो आपको गिवन है, जो सबस्ट्रेट आप यूज़ करेंगे उसकी जो रिलेटिव परमिटिविटी है वो आपको यहाँ पर गिवन है, और सबस्ट्रेट का हाइट कितना होगा वो आपको गिवन है, ठीक है। तो ऑपरेटिंग फ्रिक्वेंसी उसको हमने डिनोट किया हुआ है एफ नॉट से। जो रिलेटिव परमिटिविटी होती है क्या कहते हैं सबस्ट्रेट की, उसको हमने वो किया हुआ है एप्सिलॉन आर से, और हाइट को हमने डिनोट किया हुआ है एच से, ठीक है। सो हमने डिजाइन करना है एक रेक्टेंगुलर पैच एंटेना 2.45 गीगाहर्ट्ज के लिए, सही है जी। अब आपको रिक्वायर्ड क्या क्या चीज़ें हैं, आपने कौन कौन सी चीज़ें फाइंड करनी है, ठीक है। एक आपने फाइंड करना है द width of the patch antenna, length of the patch antenna, effective permittivity, ठीक है, और लेंथ एंड विड्थ ऑफ द ग्राउंड प्लेन। ये चीज़ें आपने फाइंड करनी है। अगर ये चीज़ आपके सामने आ गई तो इसके बाद फिर डिजाइनिंग करना आसान है आपके लिए, सही है जी। अब अगर मैं आपको दिखा तो ये फार्मूले हमने यूज करने हैं, ठीक है।
ये फार्मूले हमने यूज़ करने हैं, लेकिन इसको हम किस तरह यूज़ कर सकते हैं, क्या मतलब स्टेप कौन से फॉलो करने हैं हमने। वैसे देखने में तो ये बहुत ही मुश्किल लगता है, लेकिन इतनी मुश्किल नहीं है। ठीक है, मैं स्टेप बाय स्टेप आगे जाऊंगा किस तरह आपने डिजाइनिंग मतलब ये कैलकुलेशन किस तरह करनी है, तो आपने भी उन्हीं स्टेप्स को फिर आपने फॉलो करना है। ठीक है, तो स्टेप नंबर 1 में आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले एंटेना का जो वेट है वो उसको आपने कैलकुलेट करना है। ठीक है, ये जो यहाँ पर जो फार्मूला गिवन है डब्ल्यू के लिए, तो वो है, ये देखिए डब्ल्यू इज इक्वल टू वी नॉट एक्चुअली स्पीड ऑफ लाइट। ठीक है, तो इसको हम सी से डिनोट कर सकते हैं, तो यहाँ पर हमने सी लिखा हुआ है। सही है जी। इसके बाद फिर वी नॉट डिवाइडेड बाई क्या है, 2f0 है रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी। यहाँ पर एफ आर लिखा हुआ है, तो हमने इसको f0 से डिनोट किया हुआ है, तो सी डिवाइडेड बाई क्या आ गया, सी डिवाइडेड बाई 2f0 आ गया। ठीक है, उसके बाद इसको द होल मल्टीप्लाई किया हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन आर प्लस 1, लेकिन हमने क्या किया, वो इसको नीचे लिखा हुआ है, तो वो जो 2 डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन प्लस 1 था वो उल्टा हो गया। ठीक है, एप्सिलॉन आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 और स्क्वायर रूट आ गया। तो फार्मूला वही है, लेकिन हमने इसको थोड़ा सा मॉडिफाई किया हुआ है। सही है, तो सबसे पहला स्टेप क्या होगा, अगर आपने कैलकुलेशन करनी है इन्हीं फार्मूले को यूज करके, तो सबसे पहले आपने वेट को फाइंड करना होगा, तो आपके लिए आसान होगा। ठीक है, फिर आगे कैलकुलेशन करना। अब वेट के फार्मूले को अगर आप देख ले, सी डिवाइडेड बाई 2f0 n2 स्क्वायर रूट ऑफ एप्सिलॉन आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2। अब इसमें कौन कौन सी चीज़ें आपको चाहिए, f0 आपको चाहिए और एप्सिलॉन आर आपको चाहिए और सी चाहिए। तो सी तो कांस्टेंट है, 3 मल्टीप्लाई बाई 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और दूसरा जो f0 है, f0 आपको पता है कि क्या था, 2.45 गीगाहर्ट्ज। तो गीगा को हम लिख सकते हैं 10⁻⁹। सही है जी, ये 10⁻⁹ आ गया। और एप्सिलॉन की वैल्यू भी हमें एक क्वेश्चन में गिवन था, 2 प्लस सॉरी 2.32, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये सारी चीज़ें जब आप इसमें मतलब फार्मूले में एंटर करेंगे और इसको कैलकुलेट करेंगे, तो आपके पास वेट जो आपका आ गया, एंटेना का जो वेट आ गया, दैट इज 47 मिलीमीटर। हमने सारी यूनिट जो है ना वो हमने मिलीमीटर, सारी जो कैलकुलेशन है वो हमने मिलीमीटर में की हुई है। इसको भी मैंने मिलीमीटर में कन्वर्ट किया हुआ है। आपके पास जो आंसर आएगा वो मीटर में आएगा, इसको फिर आप मिलीमीटर में कन्वर्ट कर लें। ठीक है, सेकंड स्टेप है, पहले वेट आपने फाइंड कर दिया, उसके बाद फिर आप दूसरा जो स्टेप है वो आपने इफेक्टिव परमिटिविटी फाइंड करनी है, एप्सिलॉन ई। अब इसका फार्मूला यहाँ पर गिवन है, ये इफेक्टिव परमिटिविटी का फार्मूला है एप्सिलॉन आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एन टू 1 प्लस 12h डिवाइडेड बाई डब्ल्यू का होल -1/2 रेस्ट टू पावर -1/2। अब यहाँ पर देख ले फार्मूला वही है। ठीक है, एप्सिलॉन ई इज इक्वल टू एप्सिलॉन आर प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 प्लस एप्सिलॉन आर माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2 एन टू 1 प्लस 10h। वहाँ पर जो फार्मूले में लिखा हुआ है वहाँ पर 12h लिखा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर 10h, तो ये कुछ बुक्स में 10h लिखा हुआ है, कुछ बुक्स में 12h लिखा हुआ है। तो इसमें कोई आप 10h भी यूज़ कर सकते हैं, 12h भी यूज़ कर सकते हैं, इसमें कोई मसला नहीं है। डिवाइडेड बाई रेडियो का होल पावर रेस्ट टू पावर -1/2। अब इसमें जो भी चीज़ें मतलब जो भी वेरिएबल है, सब की वैल्यूज आपके पास मौजूद है। एप्सिलॉन आर की वैल्यू मौजूद है, तो वो आप पुट कर दे 2.32, और एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 मिलीमीटर, और डब्ल्यू की वैल्यू भी गिवन है 47 मिलीमीटर। ठीक है जी, अब इन सब की वैल्यू जब आप कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इफेक्टिव परमिटिविटी की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज 2.21। और ये जो इफेक्टिव परमिटिविटी की जो वैल्यू आपके पास आ गई, तो दैट मस्ट बी लेस देन द रिलेटिव परमिटिविटी। अब रिलेटिव परमिटिविटी जो आपकी वैल्यू थी, दैट वाज, अगर आप क्वेश्चन में देख ले तो वो आपको 2.32 रिलेटिव परमिटिविटी की वैल्यू है।
और जो इफेक्टिव परमिटिविटी आपने फाइंड की है दैट इज 2.21। इट मीन कि आप सही डायरेक्शन में जा रहे हैं, ठीक है। अगर ये वैल्यू आपके पास कम नहीं आ रही रिलेटिव परमिटिविटी से, तो इट मीन कि आपको सही, आपकी कैलकुलेशन जो है ना वो सही नहीं है और आप गलत जा रहे हैं। तो सेकंड स्टेप में क्या कर दिया आपने, आपने इफेक्टिव परमिटिविटी की वैल्यू को फाइंड करनी है। उसके बाद फिर आप क्या करेंगे, इफेक्टिव लेंथ को फाइंड करना है। अब इफेक्टिव लेंथ क्या चीज़ है, आप जरा यहाँ पर देख लें। ये ये आपका पैच एंटेना है, ठीक है। अब ये जो ब्लू, ये जो येलो आपको नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली योर पैच। और पैच के बाहर जो ये डॉटेड लाइन आपको नजर आ रही है, ये असल में क्या है, दैट इज एक्चुअली यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका एक्चुअल लेंथ है, और यहाँ से लेकर यहाँ तक ये आपका इफेक्टिव लेंथ है, ठीक है। आपके जो एंटेना रेडिएशन करती है तो इस टाइम पे इसमें फ्रिंजिंग फील्ड क्रिएट होता है, ठीक है। फ्रिंजिंग फील्ड क्या होता है, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर बना के दिखा देता हूँ। ये लेट सपोज ये आपका एंटेना है, ठीक है। अब ये जो एंटेना है, पैच एंटेना, ये जब रेडिएशन मतलब इसमें प्रोड्यूस होती है, तो ये कुछ इस तरह रेडिएशन इसमें प्रोड्यूस होती है, लेट सपोज, ठीक है। ठीक है जी। अब अगर आप देख लें, ये यहाँ से लेकर यहाँ तक ये जो लेंथ है दैट इज एक्चुअली द एक्चुअल लेंथ ऑफ योर पैच एंटेना। लेकिन ये जो रेडिएशन के बाद जो आपका ये लेंथ बनता है दैट इज एक्चुअली द इफेक्टिव लेंथ ऑफ योर पैच एंटेना, ठीक है। सही है जी। अब और इस फील्ड को हम कहते हैं फ्रेंचिंग फील्ड। ये जो फील्ड बन रहा है ना यहाँ पर, इनको हम कहते हैं फ्रेंचिंग फील्ड। सो लेंथ फाइंड करने, इसके बाद फिर आपने स्टेप नंबर 3 में क्या करना है, लेंथ फाइंड करना। तो लेंथ फाइंड करने के लिए आप ये फार्मूला यूज कर सकते हैं, दैट इज इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू एक्चुअल लेंथ प्लस 2 डेल एल, चेंज इन लेंथ। अब अगर आप यहाँ पर देख लें, ये आपके पास एक डेल एल है यहाँ से लेकर यहाँ तक, दैट इज एक्चुअली डेल एल। डेल एल किसको कहते हैं, मतलब डेल हम नॉर्मल यूज करते हैं चेंज के लिए, ठीक है। तो चेंज इन लेंथ, और एक चेंज इन लेंथ यहाँ पर आया हुआ है। सही है। तो अब अगर इन चीजों को आप देख ले तो आपके पास इफेक्टिव लेंथ जो है ना वो किसके बराबर होगा, एक तो आपका टोटल एक्चुअल लेंथ हो गया एल, ठीक है। एल प्लस एक इस साइड पे डेल एल है और एक लेफ्ट साइड पे भी डेल एल है, ठीक है। तो आप दोनों को जमा कर ले, डेल एल जमा डेल एल। तो आपके पास इफेक्टिव लेंथ किसके बराबर आ जाएगा, इट विल बी इक्वल टू एल प्लस 2 डेल एल। सही है जी। तो आपने इसी फार्मूले को यूज करना है, और अब पैच एंटेना का लेंथ हमने फाइंड करना है, ठीक है। तो अब यहाँ पर आपको डेल एल नजर आ रहा है, एल का तो हम फाइंड करेंगे, इफेक्टिव लेंथ भी हम फाइंड करेंगे, लेकिन डेल एल ये असल में बराबर है आपके जो सबस्ट्रेट का हाइट है डिवाइडेड बाय इफेक्टिव परमिटिविटी ऑफ द सबस्ट्रेट। सो एच डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ इफेक्टिव परमिटिविटी। तो आपके पास इन दोनों की वैल्यू है, एच की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है 2 मिलीमीटर, और इफेक्टिव परमिटिविटी आपने यहाँ पर अभी फाइंड की है, ठीक है। इनको यहाँ पर पुट कर दो तो आपके पास चेंज इन लेंथ आ जाएगा, ठीक है जी। इसके बाद इफेक्टिव लेंथ का फार्मूला क्या है, दैट इज
C divided by 2 F naught and 2 square root of effective परमिटिविटी। अब यहाँ पर भी फार्मूले के जो भी आपकी वेरिएबल है सबकी वैल्यूज आपके पास मौजूद है। C इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 8, F नॉट इज इक्वल टू 2.45 मल्टीप्लाई बाई 10 टू पावर 9 और इफेक्टिव परमिटिविटी जो है दैट इज इक्वल टू 2.21। सब चीज़ें एंटर कर दे इस फार्मूले में और इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास इफेक्टिव लेंथ किया 41 मिलीमीटर। अब इससे हम आसानी से ये डेल एल भी आपके पास आ गई, इफेक्टिव लेंथ भी आपके पास आ गई, ये सारी दोनों चीज़ें इस फार्मूले में पुट कर दें, आपके पास लेंथ ऑफ द पैच एंटेना आपके पास आ जाएगा। अब याद रखना है कि इफेक्टिव लेंथ से आपका जो एक्चुअल लेंथ है ये कम आना चाहिए। अब यहाँ पर आपके पास इफेक्टिव लेंथ 41 मिलीमीटर आया हुआ है, तो एक्चुअल लेंथ जो है ना 41 से कम आना चाहिए, क्योंकि अगर आप यहाँ पर डायग्राम में देख लें तो एक्चुअल लेंथ यहाँ पर कम है एज कम्पेयर टू द इफेक्टिव लेंथ। ठीक है जी। अब ऊपर वाले फार्मूले में हम इसको पुट करते हैं। सो फार्मूला हमारे पास क्या था, इफेक्टिव लेंथ इज इक्वल टू लेंथ प्लस 2 डेल एल। अब इसको हम रीअरेंज करते हैं तो एल विल बी इक्वल टू इफेक्टिव लेंथ माइनस 2 एल। ठीक है, इफेक्टिव लेंथ आपके पास क्या था 41 मिलीमीटर और डेल एल की वैल्यू थी 1.34। इसको अगर कैलकुलेट कर दे तो आपके पास लेंथ ऑफ द पैच दैट इज 38.32 आपके पास आ गया मिलीमीटर। अब देख ले जो इफेक्टिव लेंथ था वो 41 मिली एम्पियर था, सॉरी मिलीमीटर था, और जो एक्चुअल लेंथ है वो है 38.32, मतलब कि हम सही कैलकुलेशन जो हम कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपके पास लेंथ ऑफ द पेज भी आ गया और वेट ऑफ द पेज भी आ गया। इसके बाद हमने क्या करना है, स्टेप नंबर 4 में हमने ग्राउंड जो आपका ग्राउंड प्लेन है उसका लेंथ और वेट हमने फाइंड करना है। तो इसका भी फार्मूला सिंपल है। लेंथ के लिए आपने क्या करना है, लेंथ ऑफ द ग्राउंड प्लेन एक्चुअली इक्वल टू एल, मतलब कि लेंथ ऑफ द पैच एंटेना प्लस 12 मल्टीप्लाई बाई हाइट ऑफ द सबस्ट्रेट। सही है जी। तो लेंथ की वैल्यू आपके पास यहाँ पर मौजूद है, इसको यहाँ पर फार्मूले में पुट कर दे, और हाइट आपको क्वेश्चन में गिवन था 2 मिलीमीटर, वो पुट करने से आपके पास ये आ गया 62.32 मिलीमीटर ग्राउंड का लेंथ। ग्राउंड का वेट कितना होगा, वो भी वही फार्मूला है, वेट ऑफ द पैच एंटेना प्लस 12 इनटू हाइट ऑफ द सबस्ट्रेट। तो वेट आपके पास आपने पहले से कैलकुलेट किया हुआ है 47 मिलीमीटर, और हाइट क्वेश्चन में गिवन है 2 मिलीमीटर, फार्मूले में पुट कर दे, आपके पास जो वेट ऑफ द ग्राउंड प्लेन है वो आ गया 71 मिलीमीटर। ठीक है, आपके पास एंटेना का पैच एंटेना का लेंथ है वो फाइंड हो गया, वेट फाइंड हो गया, ग्राउंड प्लेन का लेंथ और वेट फाइंड हो गया। ठीक है, अब हमने क्या करना है, जो आपका कोएक्सियल अगर आपने फीडिंग करनी है तो कोएक्सियल प्रोब कितने फासले पे होना चाहिए फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एंटेना, तो वो कैलकुलेट करने के लिए आपके पास फार्मूला है। लेट्स सपोज ये जो डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर ऑफ द एंटेना टू द सेंटर ऑफ द प्रोब, वो हमने x से डिनोट किया हुआ है, तो x इज एक्चुअली इक्वल टू लेंथ ऑफ द पेज डिवाइडेड बाय 6 प्लस लेंथ ऑफ द पेज डिवाइडेड बाय 4, और इस दोनों को होल मल्टीप्लाई बाय 2 कर दें। अब लेंथ आपको पता है 38.32, यहाँ पर फार्मूले में पुट कर दें और आपके पास इसका डिस्टेंस आ जाएगा कि आपने सेंटर से इसको कितने फासले पर रखना है, 7.98 मिलीमीटर फासले पर रखना है। ठीक है, अब ये आपके पास सारे वो कैलकुलेशन आ गई किस तरह आपने, अब सारा जो पेज में जो जो चीज़ आपको रिक्वायर्ड थी वो सारी चीज़ें आपने कैलकुलेट कर दी। अब ये जो वैल्यूज हैं दैट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड वैल्यूज। ठीक है, अब ये लाजमी नहीं है कि आपने जो वैल्यूज कैलकुलेट किए हुए इसी पर आपको, मतलब इसको जो आप सिमुलेट करेंगे तो आपको एग्जैक्ट 2.45 गीगाहर्ट्ज पे वो एंटेना ऑपरेट करते हुए नजर आएगा। दैट इज एक्चुअली कैलकुलेटेड वैल्यूज। अब इसमें जब आप इसको सिमुलेट करेंगे, इसको डिजाइन करेंगे एंटेना को, तो आप हो सकता है कि आपका जो ग्राफ है वो 2.45 पे ना आए, 2.6 पे आ जाए, या हो सकता है कि 2.3 पे आ जाए। तो मतलब आपके जो एग्जैक्ट जो आप क्या कहते हैं
रेजोनेटिंग फ्रिक्वेंसी है उससे कम या ज़्यादा पर वो आपका एंटेना ऑपरेट हो सकता है। फिर आपने क्या करना है, फिर आपने मैनुअली उससे मतलब उस टाइम पे अपने एंटेना की जो डायमेंशन है उसको आपने थोड़े से चेंज करने हैं और आपका जो एंटेना है वो एग्जैक्ट जो आपका रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है उसी पे ऑपरेट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक सबको समझ आ गई किस तरह आपने एंटेना की डायमेंशन को आपने किस तरह कैलकुलेट करना है यूजिंग द फार्मूलाज। यस सर। यस सर। इस पे मैं यस आपसे सर। किसी भी टाइम पर क्विज ले सकता हूँ। ठीक है, आपने प्रिपेयर रहना है। और ये जो मतलब अभी हम लैब कर रहे हैं तो इसके टास्क मैं आपको दूंगा, तो इसको भी आपने इन्हीं फार्मूले को यूज करके आपने फाइंड करने हैं इसके लेंथ और width, ठीक है, ताकि आपको समझ आ सके। और जिन स्टूडेंट का एफ वाई पी वो इसमें है क्या कहते हैं एंटेना में है, तो वो तो लाजमी इन फार्मूले को यूज कर दे, क्योंकि फिर वो मतलब उनको हेल्प कर सकती है चीज़। अच्छा, डिजाइनिंग हम स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले आप क्या कर दें, एच एस एस को ओपन कर दें। मैं स्टेप बाय स्टेप आपकी मतलब अभी एंटेना में डिज़ाइन करूँगा, तो आप लोग जो भी क्वेश्चन आपके जहन में होंगे तो आप बीच में क्वेश्चन ना करें काइंडली। आखिर में जो मैं डिज़ाइनिंग कंप्लीट कर दूंगा तो इस टाइम पे आप फिर क्वेश्चन कर सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले आपने एच एस को ओपन करना है और यहाँ पर प्रोजेक्ट यहाँ पर ओपन है, लेकिन हम जो 3D मॉड्यूलर विंडो है उसको ओपन करने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ पे क्लिक करना है, इंसर्ट HFSS डिजाइन आपने क्लिक करना है। ठीक है, इस पे जब क्लिक करेंगे तो आपका जो 3D मॉड्यूलर विंडो है वो एक्टिव हो जाएगा और आप यहाँ पर डिजाइनिंग स्टार्ट कर सकते हैं। फिर अब अगर आप देख ले यहाँ पर, तो सबसे पहले हमने क्या करना है, यूनिट को चेंज करना है एन सेंटीमीटर। फिर आप यहाँ पर देख ले यूनिट है हमारे पास मिलीमीटर में, तो इसको हम चेंज कर लेंगे। आपने क्या करना है, यहाँ पर जाना है मॉड्यूलर में। ठीक है जी, इसके बाद आपने जाना है यूनिट्स में और उसके बाद आपने जाना है सेंटीमीटर को सेलेक्ट करना है। ठीक है, तो ये आ गया CM सेंटीमीटर, इसको ओके कर दें। राइट, इसके बाद आपने क्या करना है, आपने सबस्ट्रेट को डिजाइन करना है, ड्रॉ करना है। ठीक है, तो आप एक बॉक्स ले लें, ये मैंने बॉक्स ले लिया और यहाँ पे एक बॉक्स को आप ड्रॉ कर, ये एक बॉक्स बन गया। ठीक है, इस बॉक्स को नाम दे दें आप सब SUB। ठीक है जी, सबस्ट्रेट, और इसका जो मटेरियल है वो रॉजर RT इन्होंने असाइन किया हुआ है, तो हम भी वही असाइन करते हैं। ठीक है, तो इसको आप किस तरह चेंज कर सकते हैं, यहाँ पर मटेरियल अभी वैक्यूम है तो वैक्यूम को आप क्लिक कर दे, यहाँ पर एडिट में जाए और यहाँ सर्च में लिख दे रॉजर RT, यहाँ पर आ गई देख लें, रॉजर RT/ड्यूरेड 5880। इसको आप क्लिक करके ओके कर दें और इसको दोबारा से ओके कर। ठीक है जी, तो ये तो हमने इसका जो नाम है वो चेंज कर दिया और इसका जो क्या कहते हैं मटेरियल है वो हमने चेंज कर दिया यूजिंग द एट्रीब्यूट ऑफ दिस बॉक्स। ठीक है, अब कमांड में आपने जाना है, दैट इज एक्चुअली कमांड क्रिएट बॉक्स जो है, दैट इज द कमांड ऑफ योर जो भी आपने ऑब्जेक्ट बनाया है, तो इसमें आपने जाना है, इसके डायमेंशन हम सेट करते हैं। ठीक है, कमांड को क्लिक करके आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर आप क्या कर दें, ये जो DX DY और DZ है ये एक्चुअली आपके XYZ की साइजेस है। एक्स में आपने कितना साइज रखना है, वाई में और जेड में कितना रखना है। ठीक है, और ये आपके पास पोजीशन है, एक्स में -5 होगा और वाई में 0 -4.5 होगा और जेड में 0 होगा। ठीक है, अब यही साइजेस और यही पोजीशन हम यहाँ पर इसके कमांड में हम
यहाँ पर लिख लेते हैं एक्स का साइज कितना था, 10, राइट। वाई का साइज था 9। और अगर आप यहाँ पर देख ले, सारे डायमेंशन वगैरह जो भी है वो सेंटीमीटर में है, ठीक है। अगर ये सेंटीमीटर में नहीं है तो आप फिर मॉड्यूलर में जाके पहले यूनिट को चेंज करके सेंटीमीटर में कर दें, उसके बाद फिर आप डिजाइनिंग स्टार्ट करें, ठीक है। और जेड का जो साइज है, मतलब कि जो सबस्ट्रेट का जो हाइट होगा, दैट इज 0.32, 0.32, ठीक है जी। पोजीशन भी हम सेट कर लेते हैं, एक्स में -5, -5 आ गया, वाई में -4.5, -4.5, और जेड में 0। अब इसका मैंने आपको बताया हुआ था कि किस तरह आप पोजीशन सेट कर सकते हैं। तरीका क्या था कि आपने अगर एक्स का पोजीशन लिखना है तो आप क्या करेंगे, -x का साइज डिवाइडेड बाय 2 कर दे। एक तो तरीका ये है, और एक तरीका ये है कि आपको, मैंने यहाँ पर डायरेक्ट लिख दिया, -5 लिख दिया, ठीक है जी। इसको ओके कर दें और ये सबस्ट्रेट आपके पास बन गया। अब ये स्क्रीन से मतलब बाहर जा रहे हैं तो आप क्या कर दें, Ctrl+D कर दें, तो ये आपके स्क्रीन के स्क्रीन में फिट हो जाएगा, ठीक है, आ जाएगा। इसके बाद आपने क्या करना है, आपने ग्राउंड प्लेन को डिजाइन करना है, ठीक है। अब आपने बात याद रखनी है कि ये जो आप एंटेना डिजाइन कर रहे हैं, दैट इज फॉर 2.4 गीगाहर्ट्ज, ठीक है। तो इसके जितने भी ये पोजीशन वगैरह, ये साइज वगैरह है, ये हमने पहले वो कैलकुलेशन करके ये हमने साइज वगैरह निकाले हुए हैं, ठीक है। ग्राउंड प्लेन बनाने के लिए अब क्या करें, एक रेक्टेंगल ले लें, रेक्टेंगल को ड्रॉ कर दे। यहाँ पर ड्रॉ रेक्टेंगल है, इसको आपने सेलेक्ट करना है। अगर यहाँ पर आपको नहीं मिल रहा तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऊपर जो मेन्यू है उसमें ड्रॉ में जाना है आपने, और यहाँ पर रेक्टेंगल मौजूद है, इसको आपने क्लिक करना है। अब एक रेक्टेंगल आप ड्रॉ कर दें, ये हमने रेक्टेंगल ड्रॉ कर दिया। इसकी एट्रीब्यूट में जाएं और इसका जो नाम है उसको आप चेंज कर दें, इनफिनिट ग्राउंड कर दें, INF_GND मैंने लिख दिया, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया हुआ था, अभी दोबारा बता देता हूँ कि जब भी आप किसी भी ऑब्जेक्ट का नाम आप लेते हैं तो उसमें आपने स्पेस नहीं देना। जब स्पेस देंगे तो वो एरर देगा आपको, ठीक है। स्पेस की जगह फिर आप अंडरस्कोर यूज कर सकते हैं। ये ग्राउंड हो गया। अब इसकी पोजीशन वगैरह और इसका डायमेंशन क्या हो गया, तो वो हम यहाँ से कमांड में इसकी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक्स का साइज क्या होगा, एक्स का साइज वही होगा जो सबस्ट्रेट का है, दैट इज 10 सेंटीमीटर, और वाई का 9 सेंटीमीटर, ठीक है। तो एक्स में आ गया 10 और वाई में आ गया 9, और जेड में 0 है क्योंकि ये हम 0 मतलब ये सबस्ट्रेट के नीचे आना चाहिए, ठीक है। तो इसको हमने जेड में 0 रखा हुआ। पोजीशन क्या होगा, वही सेम तरीका है। अगर एक्स पोजीशन आपने सेट करना है तो आप क्या करेंगे, -x का साइज डिवाइडेड बाई 2, 10 डिवाइडेड बाई 2 से क्या आएगा, 5, तो हमने यहाँ पर 5 लिख दिया। y के लिए -y का साइज जो कि है 9 डिवाइडेड बाई 2, 9 डिवाइडेड बाई 2 से क्या आता है 4.5, तो हमने वो यहाँ पे लिख दिया। z में 0, ओके कर दें। अब देख ले ये सबस्ट्रेट के बिल्कुल नीचे आ गया, सही है जी। इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद हमने इसी ग्राउंड को बाउंड्री भी असाइन करनी है, ठीक है। क्योंकि ये जो ग्राउंड प्लेन होता है वो भी मेटल से बना होता है, ठीक है। तो इसको बाउंड्री किस तरह असाइन करेंगे, यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट पे राइट क्लिक कर दें और इसके बाद असाइन बाउंड्री में जाएं, और आपने क्या करना है, परफेक्ट ई को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। असाइन बाउंड्री और परफेक्ट ई, और यहाँ पर आप लिख दें परफेक्ट E1 और इनफिनिट ग्राउंड लिख दे, ताकि आपको फिर पता चल सके कि कौन सी बाउंड्री। और ये जो आपके पास ये जो ऑप्शन है इनफिनिट ग्राउंड प्लेन, इसको आपने चेक करना है। इससे क्या होगा कि आपका जो ग्राउंड प्लेन है ये आइडियली क्या हो जाएगा, इनफिनिट
इसका लेंथ और वेट जो है ना इनफाइनाइट हो जाएगा। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, लेकिन हम सिमुलेशन के लिए इसको इनफाइनाइट ले सकते हैं। ये फिर एज अ रिफ्लेक्टर ही काम करेगा, आपके जो बैक रेडिएशन है उसको कम करने में मदद देता है, ठीक है। तो इसको हमने इनफाइनाइट ग्राउंड प्लेन को हमने चेक करना है और ओके करना है, राइट। ग्राउंड प्लेन हमारा बन गया, इसको हमने क्या कहते हैं बाउंड्री भी असाइन कर दी। इसके बाद हमने क्या करना है, आपने एक सर्कल बनाना है और उसी सर्कल को आपने जो ग्राउंड प्लेन है उससे आपने फिर माइनस करना है, ठीक है। ये सर्कल आपको जो यहाँ पर नजर आ रहा है ये वाला सर्कल होगा। और इसी पॉइंट पे फिर हम क्या करेंगे, इसी पॉइंट पे फिर हम कोएक्सियल जो आपका प्रोब है वो हम डिजाइन करेंगे, ठीक है। तो अब सर्कल को हम डिजाइन करते हैं। एक सर्कल ले लें, यहाँ से सर्कल को ड्रॉ कर, ये सर्कल मैंने ड्रॉ कर दिया। इसका जो नाम है वो आप लिख दे कट आउट, CUT_OUT आउट, और ओके कर दिया इसको। अब ये जो सर्कल है ये हम माइनस करेंगे ग्राउंड प्लेन से, ठीक है। और उसी पॉइंट से फिर हम क्या करेंगे, कोएक्सियल प्रोब को हम इंसर्ट करेंगे अपने सबस्ट्रेट में और उसको लेके जाएंगे ऊपर पैच तक, ठीक है। जो नीचे वाले साइड पे ग्राउंड प्लेन होता है, ऊपर वाले साइड पे पैच होता है ना। तो नीचे ग्राउंड प्लेन से हम कोएक्सियल प्रोब डिजाइन करेंगे और इसको जो उसका जो प्रोब है वो हम ऊपर पैच तक पहुंचाएंगे ताकि सिग्नल जो है ना वो पैच तक पहुंच सके। अब ये कट आउट हमारे पास सर्कल बन गया, इसके डायमेंशन हम सेट करते हैं, पोजीशन सेट करते हैं। डायमेंशन क्या है हमारे पास, एक्स में इसका जो साइज है, मतलब कि इसका जो रेडियस है दैट इज एक्चुअली इक्वल टू 0.16 सेंटीमीटर। तो रेडियस आप लिख दे यहाँ पर 0.16 सेंटीमीटर। पोजीशन क्या होगा, पोजीशन इसका एक्स में 0.5 है, -0.5, ठीक है। और वाई और जेड में 0 0, -0.5 आ गया, सॉरी -0.5, वाई में 0 और एक्स में जेड में भी 0 है, ठीक है जी। इसको ओके कर दें। अब ये आपके पास वो सर्कल आ गया, ठीक है। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट करता हूँ ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। सर ये वैल्यूज थोड़ा दोबारा बता दें सर इस सर्कल की। अच्छा जी, थोड़ा सा वेट करें। अच्छा जी, ये आपके पास वो सर्कल है और इसकी वैल्यूज ये है। रेडियस इस सर्कल का होगा 0.16 सेंटीमीटर और जो पोजीशन होगा वो एक्स में 0.5 है, -0.5, और वाई जी में 0 0 होगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पर देख ले, ये आपके पास एक्स एक्सिस है, ठीक है। ये पॉजिटिव साइड है और ये नेगेटिव साइड है। तो अगर आप हमने क्या पोजीशन क्या सेट किया हुआ था, -0.5, तो ये देखिए माइनस साइड पे आ गया। और ये पोजीशन आप दोबारा से देखें, -0.5 एक्स में, वाई में 0, जेड में 0, और रेडियस जो है वो है 0.16 सेंटीमीटर। अब क्या करना है, हमने सर्कल तो हमारे पास बन गया। स्टेप क्या है दूसरा, सब्सट्रैक्ट। इसको हमें सब्ट्रैक्ट करना है। सब्ट्रैक्ट कट आउट सर्कल फ्रॉम द ग्राउंड प्लेन टू कंप्लीट इनफाइनाइट ग्राउंड। हमने क्या करना है, पहले ग्राउंड प्लेन को आप सेलेक्ट कर दें, ठीक है। उसके बाद कंट्रोल को होल्ड रख के आप इस सर्कल को सेलेक्ट कर दें, ठीक है जी। अब यहाँ पर जो ऊपर यहाँ पर ऑप्शन है सब
सबट्रैक्ट का। यहाँ से भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं। अगर यहाँ पर आपको नज़र नहीं आ रहा तो फिर आप क्या करें, मॉड्यूलर में जाएं, यहाँ पे बूलियन में जाएं, और बूलियन में यहाँ पर ये सबट्रैक्ट का ऑप्शन मौजूद है, ठीक है। इसको क्लिक करके आपके पास ये विंडो ओपन हो जाएगी। अब यहाँ पर आपने देखना है, ये जो लेफ्ट साइड जो जो आपके पास ये जो पोर्शन बना हुआ है, तो इसमें आपके पास ग्राउंड प्लेन आना चाहिए, यहाँ पर लिखा हुआ है इनफाइनाइट ग्राउंड, और दूसरी साइड पे कट आउट, ठीक है। मतलब कि इस ग्राउंड प्लेन से हमने ये सर्कल माइनस करना है, ठीक है। अगर यही चीज़ है तो फिर सही है, अगर यही चीज़ आपको नज़र नहीं आ रही तो फिर आपने ये जो सिलेक्शन आपने की हुई है ये आपने गलत की हुई है। सबसे पहले आपने ग्राउंड प्लेन को सेलेक्ट करना है, फिर कंट्रोल को होल्ड करके अपने इस सर्कल को सेलेक्ट करना है, ठीक है। ठीक है इसको सर। हम इसको हम क्या करते हैं, इसको हम ओके कर लें। और देख लें ओके करने के बाद क्या हो गया, वो जो सर्कल है वो असल में क्या हो गया, उससे हमने इसको हमने माइनस कर दिया ग्राउंड प्लेन से, और आपके पास एक होल नज़र आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या है, ड्रा रेक्टेंगल या रेक्टेंगुलर पैच। हमने अभी पैच डिजाइन करना है इस सबस्ट्रेट के ऊपर, ये जो आपको ऑरेंज कलर में नज़र आ रहा है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक तो रेक्टेंगल ले लेंगे और इसको यहाँ पर प्लॉट कर बना दिया। इसको नाम हम दे देंगे रेक्टेंगल 1 को पैच, ठीक है जी। इसकी डायमेंशन अगर हम सेट करते हैं तो आपने इसकी कमांड में जाना है। डायमेंशन क्या है, एक्स में 4 है, वाई में इसका साइज 3 है, 3 सेंटीमीटर। एक्स में आप 4 लिख देते हैं, 4 सेंटीमीटर, और वाई में 3 सेंटीमीटर। पोजीशन क्या होगा वो भी यहाँ पर मेंशन है। एक्स में -2, जिसका तरीका वही सिंपल है कि आपने माइनस एक्स का साइज जो कि 4 है डिवाइड बाई 2 कर दो, तो 4 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 2, तो हमने डायरेक्ट यहाँ पर -2 लिख दिया। और इसी तरह फिर वाई का साइज जो है वो क्या, वाई का पोजीशन क्या होगा, माइनस वाई का साइज डिवाइड बाई 2, तो वाई 3, वाई का फोर साइज पॉइंट 3 है, फाइव डिवाइड बाई 2 कर दो 1.5 आ जाएगा, -1.5। और जेड में क्या होगा, कोई बता सकता है। जेड में 0 होगा ना। ये सबस्ट्रेट के ऊपर आएगा ना, तो जो सबस्ट्रेट का हाइट होगा वही इसकी जेड में पोजीशन भी आ जाएगी। नहीं जी, जेड का साइज जो सबस्ट्रेट का जो हाइट होगा वही इसके जेड में वैल्यूज आ जाएगी, ठीक है, इस पोजीशन में। 0.32 सेंटीमीटर असल में क्या था, सबस्ट्रेट का हाइट, तो वो हमने यहाँ पर लिख दिया। इसको ओके कर दें, और ये आपके पास वो पेज बन गया है, ठीक है। ये आ गया, ये आ गया पेज। इसके बाद हमने क्या करना है, इसकी पेज को आपने बाउंड्री असाइन करनी है। परफेक्ट ई वाली बाउंड्री, बस पेज को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके आपने जाना है असाइन बाउंड्री में, और परफेक्ट ई को आपने सेलेक्ट करना है, ठीक है। इसको सेलेक्ट करने के बाद इसको वैसे ही यहाँ पर नाम लिखते हैं perfect_e1_पेज, ओके कर दें, ठीक है जी। इसके बाद फिर हमने क्या करना है, अब हमने जो क्विक्सेल प्रोब है उसको हमने डिजाइन करना है, ठीक है। तो इसके लिए सबसे पहले आप एक सिलेंडर बना लें। तो यहाँ पर बॉक्स के साथ यहाँ पर आपको सिलेंडर मिलेगा, तो वो सिलेंडर बना लें। इसको मैं थोड़ा सा रोटेट कर लेता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा समझ आ सके। सिलेंडर ले लिया मैंने, और इसको आप क्या कर दें, बना लें। इसका नाम आप रख दे कोएक्स, ठीक है, जिसको हम कर देते हैं कोएक्स।
और इसकी मटेरियल जो है वो आप वैक्यूम रखते हैं, असल में वो कोएक्सियल जो आपका प्रोब होगा उसकी बाहर जो इंसुलेशन होती है ना, ये वही इंसुलेशन, ठीक है। साइज क्या होगा, इसका रेडियस जो है वो होगा 0.16, ठीक है, और हाइट होगा 0 - 0.5, ठीक है जी। इसको इसके कमांड में जाए, रेडियस को आप कर दे 0.16 और हाइट को आप रख दे माइनस माइनस 0.5, ठीक है। पोजीशन क्या होंगे, पोजीशन वही होंगे जो आपके जो सर्कल जो आपने बनाया हुआ था, जो आपने ग्राउंड प्लेन से माइनस किया था, उसका पोजीशन क्या था, -0.5 x में, ठीक है। तो वही पोजीशन आपने यहाँ पर भी रखना है। तो x में 0.-0.5 आ जाएगा, y में 0 और z में 0 पोजीशन आ जाएगा, ठीक है। जो मैं ओके करूंगा ये एग्जैक्टली वही पोजीशन पे आएगा जहाँ पे हमने वो सर्कल बनाया हुआ था और इसको हमने ग्राउंड प्लेन से माइनस किया हुआ था, ठीक है। इसको ओके कर दें। अब ये देख लें आप, इसको मैं रोटेट करता हूँ, देख लिया एग्जैक्टली वही पोजीशन पे आ गया, सही है। ये आपके पास नीचे वो प्रोब के लिए सिलेंडर बन गया। इसके बाद आपने क्या करना है, अब इसके बाद हमने कोएक्सियल पिन और कोएक्सियल प्रोब को हमने डिजाइन करना है। ये तो ये अभी जो हमने सिलेंडर डिजाइन किया वो कोएक्सियल का वो ऊपर वाला इंसुलेशन, ठीक है। अब अगर आप कोएक्सियल प्रोब अगर आप देखें, लेट सपोज मैं आपको यहाँ पर उसकी पिक्चर दिखा देता हूँ अगर मिल सके। जी, ये आ गया। तो देखिए यहाँ पर आपको तीन चीजें नजर आएगी, ठीक है। ये कोएक्सियल प्रोब है तो इसमें आप ये बड़ा वाला एक सिलेंडर है, ये जो आपको नजर आ रहा है, इसके अंदर एक दो कंडक्टर आपको नजर आएंगे, ठीक है। एक ये बाहर वाला वो है, वो बड़ा वाला सिलेंडर, एक अंदर जो है ना, एक ये वाला इनर कंडक्टर है, ठीक है। अभी तो हमने ये बाहर वाला जो सिलेंडर है ये हमने डिजाइन कर दिया, ठीक है। इसके अंदर अंदर अब हम ये वाला डिजाइन करेंगे पहले, उसके बाद फिर ये पतला सा जो आपको नजर आ रहा है ये वाला जो प्रोब है ये हम डिजाइन करेंगे और वो पेच तक वो हम उसको पहुंचाएंगे, ठीक है। तो आप यहाँ पर देखें, ये तो बाहर वाला सिलेंडर हो गया, ठीक है। इसके बाद ये आ गया, ये वो क्या कहते हैं, ये कोएक्सियल पिन जो है ये असल में ये वाला है, और जो प्रोब है वो असल में ये जो पतला आपको नजर आ रहा है दैट इज एक्चुअली कोएक्सियल प्रोब। इससे क्लियर मुझे आपको कहीं पे नहीं मिल सकता। बस यही है, इसको आप समझ लो, ठीक है। तो हमने क्या करना है, दोबारा से सिलेंडर लेना है और इसको हमने नाम देना है कोएक्सियल पिन। एक नया सिलेंडर ले ले और इसको आप इसको नाम दे आप कोएक्सियल पिन, और इसका जो मटेरियल है वो इसको आपने पीईसी लिखना है, ठीक है। परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। वैक्यूम को सेलेक्ट करके एडिट में जाए और यहाँ पे आप पीईसी लिख दें, सर पीईसी यहाँ पर आ गया, परफेक्ट इलेक्ट्रिकल कंडक्टर। इसको ओके कर दें और दोबारा से ओके। अब इसके डायमेंशन हमने सेट करने हैं, तो इसका जो रेडियस होगा दैट विल बी
0.07 सेंटीमीटर और हाइट जो होगा वो -0.5 होगा। तो रेडियस को आप सेट कर दें 0.07 सेंटीमीटर और हाइट विल बी -0.5, राइट। पोजीशन वही होगा जो वो पहले वाले सर्कल का था जो हमने ग्राउंड प्लेन से माइनस किया हुआ था, ठीक है। तो x में -0.5, y में 0 पोजीशन होगा, z में भी 0 पोजीशन होगा। अब ये जो आपका कोएक्सियल प्लेन बन गया, ये वो सिलेंडर, इससे पहले जो हमने सिलेंडर बनाया था उसके अंदर ही आएगा, ठीक है। ये देखें, इसको मैं जूम कर देता हूँ तो आप देख रहे हैं, इसको नजर आ रहा है। ये बाहर सिलेंडर है, उसके अंदर ये आपका वो कोएक्सियल पेन आ गया। अब अगर इसको आप साइड से देख ले, साइड व्यू से देख ले, तो ये अभी तक सबस्ट्रेट के नीचे ही है। ये सारे जो हमने दो सिलेंडर बनाए ना, पेज तक अभी तक नहीं पहुंचा। तो अब इसके बाद जो हम क्या कहते हैं प्रोब बनाएंगे, तो वो क्या होगा, वो यहाँ 0 से स्टार्ट होगा, z = 0, और कहाँ तक जाएगा, जो आपका पेच जहाँ पर मौजूद है 0.32 सेंटीमीटर, उतना इसका हाइट होगा और पेज तक वो पहुंच जाएगा, ठीक है। तो इसके बाद जो सबस्ट्रेट होगा, सॉरी, इसके बाद जो सिलेंडर बनाएंगे वो सबस्ट्रेट के अंदर होगा, ठीक है। अब दोबारा से क्या कर दे, एक सिलेंडर ले ले, सही है जी। इसको आप नाम दे प्रोब। इसको भी आप मटेरियल जो असाइन करते हैं वो आप पीईसी रख दे, या आप पहले से मौजूद है, पीईसी सेलेक्ट कर दे, ठीक है, और ओके कर दे। अब इसकी भी रेडियस और इसको सेट कर दे। रेडियस 0.07 होगा और हाइट जो है वो कितना है, वो असल में हाइट ऑफ द सबस्ट्रेट के बराबर है। जो आपके सबस्ट्रेट का हाइट है वही इसका हाइट होगा। तो इसकी कमांड में जाए, प्रोब के कमांड में, हाइट सॉरी रेडियस को रख दे आप 0.07 सेंटीमीटर, हाइट को रख दे 0.32 सेंटीमीटर, ठीक है जी। और इसका पोजीशन क्या होगा, वही होगा जो स्टार्टिंग में हमने सर्कल का पोजीशन रखा हुआ था, जो कि हमने ग्राउंड प्लेन से इसको माइनस किया हुआ था, ठीक है। सो दैट विल बी -0.5 to -0.5, कॉमा y में 0 और z में भी 0। ये आ गया, ये वाला। इसको ओके कर दो। अब प्रोब की तरह देख ले। ये प्रोब जो अभी हमने डिजाइन किया है, ये सबस्ट्रेट के अंदर आ रहा है, देख ले। और कहाँ तक पहुंच रहा है, जहां पर ऊपर पेज है ना, पेज तक इसको मतलब इसको आपने टच करवाना है। तो ये पेज से ही टच हो रहा है वहां पे ऊपर, ठीक है। अब इसके बाद क्या करना है हमने, अच्छा जी, इसके बाद हमने एक्साइटेशन करनी है। तो एक्साइटेशन के लिए आप क्या कर दें, एक सर्कल आप बना लें, ठीक है जी। यहाँ से एक सर्कल ले लें, सर्कल बना ले। ये सर्कल कहाँ पे आएगा, जो आपका जो प्रोब आपने बनाया हुआ है इसके बिल्कुल नीचे आएगा, ठीक है। और इसको फिर हम एक्साइटेशन प्रोवाइड करेंगे। सर्कल का नाम आप रख दे वेव पोर्ट। यहाँ पे आपके पास सर्कल 1 है ना, इसका नाम आप रख दे वेव पोर्ट, ठीक है। जिसके डायमेंशन आप सेट कर दे, इसकी कमांड में जाए और यहाँ पर इसके डायमेंशन सेट कर दे। सो द रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 0.16, क्योंकि पहले सिलेंडर जो हमने बनाया हुआ था उसका रेडियस है, ठीक है। 0.16 आ जाएगा यहाँ पर, इसका रेडियस 0.16।
पोजीशन क्या बनेगा, एक्स में तो वही होगा जो पहले वाले सर्कल का था, ठीक है, 0 - 0.5। वाई में क्या होगा, वाई में 0 होगा, और जेड में कितना होगा, जेड में जो आपका जो आपने सिलेंडर बनाया हुआ था उस प्रोब के लिए, उसकी हाइट के बराबर होगा, ठीक है। अब जरा देख लिया यहाँ पर सिलेंडर का हाइट कितना था, द हाइट ऑफ दिस सिलेंडर वाज 0.5 -0.5। तो आपने यहाँ पर इसका जो जेड में पोजीशन है वो भी आपने क्या करना है, -0.5 ही रखना है, ठीक है। अब देख लीजिए उस कोएक्सियल प्रोब के बिल्कुल नीचे आ गया, इसको मैं रोटेट कर ताकि आपको देख ले, ये आपका सिलेंडर है, सिलेंडर के बिल्कुल नीचे आ गया, ठीक है। ये इसकी पोजीशन एक्स में -0.5, वाई में 0 और जेड में -0.5, और इसका रेडियस ये आ गया। इसके बाद आपने क्या करना है, इसको वेव पोर्ट असाइन करना है, ठीक है। वेव पोर्ट असाइन कर लेते हैं। थोड़ा सा इसको जूम कर ले ताकि आपको क्लियरली नजर आ सके। ये हमने ऑलरेडी इस जो सर्कल हमने अभी बनाया है उसको हमने ऑलरेडी सेलेक्ट किया हुआ है, तो इसको आप राइट क्लिक करके आपने जाना है असाइन एक्साइटेशन में और वेव पोर्ट, इसको नेक्स्ट कर दें और यहाँ पर न्यू लाइन सेलेक्ट कर दें। अब जो कोएक्सियल जो आपका केबल होता है उसमें जो हम क्या करते हैं, सिग्नल फ्लो करता है सेंटर ऑफ द, जो इसका जो कंडक्टर होता है वो सेंटर में होता है, ठीक है। मतलब केबल अगर आपने देखी हुई हो तो सेंटर में कंडक्टर होता है, उसके ऊपर एक इंसुलेशन होती है, बाहर पर एक कंडक्टर होता है जो पतला सा वो केबल का जो जाल होता है, ठीक है, वो बिछा होता है, इसके बाद फिर एक दोबारा से एक इंसुलेशन होती है। तो हमने क्या करना है, इसको जो एक्साइटेशन हम प्रोवाइड करेंगे वो बिल्कुल सेंटर ऑफ द उससे करेंगे, सेंटर ऑफ द सर्कल से कहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कोएक्सियल का जो कंडक्टर होता है वो बिल्कुल सेंटर में होता है। बिल्कुल एज तक गए हुए, ठीक है। अगर इस तरह आपके पास आ रहा है तो डेट इज ओके, अगर इस तरह नहीं आ रहा तो कोई ना कोई मसला आपने सर किया ये होगा, स्टेप दोबारा कर ले सर। ठीक है, जिसको मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूँ, आंडू कर दें, खत्म हो गया। अब इस वेव पोर्ट को पहले आप सेलेक्ट कर दें और आपने क्या करना है, असाइन एक्साइटेशन में जाना है आपने। उसके बाद आप क्या कर दें, वेव पोर्ट को सेलेक्ट कर दें, इसको नेक्स्ट कर दें, इंटीग्रेशन लाइन को आप न्यू लाइन कर दें, और यहाँ पर आपने सेंटर से स्टार्ट लेना है और एज तक जाना है, ठीक है, डिफाइंड, इसको नेक्स्ट कर दें, फिनिश। अब देखें आपके पास वो इंटीग्रेशन लाइन जो है वो क्रिएट होगी, जो कि सेंटर से स्टार्ट हो रहा है एज तक जा रहा है, ठीक है। ओके जी, इसको दोबारा से कंट्रोल डी कर दे, ये आपकी स्क्रीन पे आ जाएगी। अब इसके बाद हमने क्या करना है, हमने रेडिएशन जो आपकी बाउंड्री है वो आपने क्रिएट करना है, ठीक है। सो आप एक बॉक्स बना लें, क्रिएट अ बॉक्स, और इसकी डायमेंशन वगैरह पे हम सेट करते हैं, ठीक है। हम्म, ये आ गया बॉक्स हमारे पास, इसको आप नाम दें एयर का, और जो मटेरियल है ये भी आप एयर ही रखते हैं यहाँ पर।
आल्सो क्रिएट रेडिएशन बाउंड्री एंड रेडिएशन सेटअप। ठीक है, इसकी पोजीशन क्या होंगे ये, और इसका साइज ये। तो इसको आप एयर रखते हुए मटेरियल को एयर कर दें। ओके, आपके पास ये एयर बन गया, इसकी पोजीशन वगैरह आप सेट कर दें। साइज क्या होगा इसका, एक्स में 10 सेंटीमीटर, वाई में 9 सेंटीमीटर और जेड में 3.32 सेंटीमीटर। ठीक है, तो एक्स में 10 सेंटीमीटर आ गया, वाई में 9 और जेड में 3.32 सेंटीमीटर आ गया। पोजीशन क्या होंगे, वही सेम प्रोसीजर है। एक्स का अगर आपने पोजीशन सेट करना है तो आप क्या करेंगे, माइनस एक्स का साइज डिवाइडेड बाई 2। एक्स का साइज कितना है, 10 सेंटीमीटर है, 10 डिवाइड बाई 2 इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो माइनस 5 सेंटीमीटर हम यहाँ पर लिखते हैं। माइनस वाई का साइज डिवाइडेड बाई 2, तो वाई इक्वल टू 9 है, डिवाइड बाई 2 कर दे तो 4.5 आ जाएगा, तो माइनस 4.5 हम लिख देंगे, और जेड में 0। ओके कर दो, ये आ गया आपके पास वो रेडिएशन बाउंड्री। राइट जी, इसके बाद आपने क्या करना है, इसके बाद आपने इसको रेडिएशन बाउंड्री असाइन करनी है। लेकिन आपने एक बात का ख्याल रखना है कि आपने जो इस बॉक्स का जो नीचे वाला हिस्सा है, जो ग्राउंड प्लेन के साथ टच हुआ हुआ है, इसको आपने सेलेक्ट नहीं करना, बाकी साइडों को आप सेलेक्ट कर दें, और इसको फिर हम क्या करेंगे, रेडिएशन बाउंड्री असाइन करेंगे। नीचे वाले साइड को जब आप सेलेक्ट करेंगे तो इससे मसला ये बनेगा कि आपको एरर देगा। एरर ये देगा कि ग्राउंड प्लेन को हमने ऑलरेडी एक बाउंड्री असाइन की हुई है। अगर आप इस रेडिएशन बॉक्स के नीचे वाले बॉटम वाले हिस्से को भी आप बाउंड्री असाइन कर दे, फिर वो एरर देगा कि दो बाउंड्रीज आप एक जगह पर असाइन नहीं कर सकते। ठीक है, इसलिए आपने क्या करना है, इस बात का ख्याल रखना है कि आपने नीचे वाले हिस्से को आपने सेलेक्ट नहीं करना, बाकी इस बॉक्स के जितने भी साइड हैं उन सबको आप सेलेक्ट करते। ठीक है, और इसको रेडिएशन बाउंड्री असाइन कर दें। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, 3D मॉड्यूलर विंडो में यहाँ पर राइट क्लिक करके आप सेलेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह सेलेक्ट फेसिस कर दें। ठीक है, और इन फेसिस को सेलेक्ट कर दें, कंट्रोल को होल्ड रखें। ठीक है, और आल्ट की मदद से आप इसको रोटेट कर सकते हैं। ठीक है, ये हमने सेलेक्ट कर दिए। अब देख ले, ये वाला जो बैक वाला हिस्सा है वो उसको आपने सेलेक्ट नहीं किया हुआ। ठीक है, इसको राइट क्लिक करके बाउंड्री में जाए और यहाँ पर रेडिएशन बाउंड्री सेलेक्ट कर दें और इसको ओके कर दें। अब ज़रा बाउंड्री में जाके रेडिएशन सेलेक्ट कर दें तो आप देख लेंगे, और देख लें नीचे वाले हिस्से में असाइन नहीं हुआ बाउंड्री, बाकी सब साइडों को हमने बाउंड्री असाइन कर दी है। ठीक है, सर ये कहाँ से असाइन करें सर बाउंड्री? असाइन बाउंड्री में जाना है, रेडिएशन को आप क्लिक कर। ओके, अच्छा, ये स्टेप भी हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहाँ पे लिखा हुआ है कि आप क्रिएट रेडिएशन बाउंड्री एंड रेडिएशन सेटअप, तो आपने रेडिएशन सेटअप भी आपने क्रिएट करना है। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, आपने HFSS में जाना है, रेडिएशन में जाए और यहाँ पे एनजेड फॉर फील्ड सेटअप में जाए और इनफाइनाइट स्फीयर को आप सेलेक्ट कर दें। So the value of phi will be from 0 to 360 डिग्री, और थीटा को आप थीटा भी 0 to 180, ये भी सही है, और ये आप इसको -180 से लेकर 180 तक कर लें। ठीक है, और इसको ओके कर दें। इसके बाद अगला स्टेप क्या है, नेक्स्ट यू हैव टू क्रिएट सोल्यूशन सेटअप। तो इस सोल्यूशन सेटअप के लिए आप क्या कर सकते हैं, आपने जाना है HFSS में, फिर आपने जाना है एनालिसिस सेटअप में जाना है,
और यहाँ पे ऐड सोल्यूशन सेटअप आपने करना है, इसको आपने क्लिक करना है। सो ऐड सोल्यूशन सेटअप को आप क्लिक कर दें। यहाँ पे सोल्यूशन फ्रिक्वेंसी, अब आपने जो आपकी रेजोनेंट फ्रिक्वेंसी है, जो आप जिस फ्रिक्वेंसी पे आपने एंटेना को डिजाइन किया हुआ है, उसको आप लिख दें यहाँ पर, जो कि था हमारे केस में 2.4। नंबर ऑफ पासेस 20 ले लें और इसको आप क्या कर दें, ओके कर दें। जितनी नंबर ऑफ पासेस है, जितने आप ज़्यादा करेंगे तो आप उतना ही आपके पास रिजल्ट्स जो है वो अच्छे आएंगे, लेकिन ये होगा कि एनालिसिस में टाइम ज़्यादा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट सॉल्यूशंस, जो क्या कहते हैं फ्रिक्वेंसी स्वीप है, वो आपने डिफाइन करना है। आपने यहाँ पे जो प्रोजेक्ट मैनेजर है, यहाँ पे आपने आना है और एनालिसिस पे क्लिक करके सेटअप आपके पास आ जाएगा। सेटअप पे राइट क्लिक करके आपने जाना है ऐड सॉल्यूशन, ऐड फ्रिक्वेंसी स्वीप। यहाँ पे आप इसको स्वीप टाइप को फास्ट रख दें। फ्रिक्वेंसी सेटअप में टाइप को आप लीनियर काउंट रख दें, और जो स्टार्टिंग फ्रिक्वेंसी है उसको आप रखते हैं 2 गीगाहर्ट्ज, और स्टॉप जो है ना 3 गीगाहर्ट्ज रखते हैं। और यहाँ पे जो फ्रिक्वेंसी सेटअप टाइप है, इसको लीनियर स्टेप लिया हुआ है, तो आप भी लीनियर स्टेप ले लें। लीनियर स्टेप या लीनियर काउंट, इसमें कोई फ़र्क नहीं है। लीनियर स्टेप में आप इसको फ्रिक्वेंसी दे देते हैं कि इतनी फ्रिक्वेंसी के बाद आपने क्या करना है, इसकी वैल्यू आपने कैलकुलेट करनी है। और लीनियर काउंट में हम फ्रिक्वेंसी की बजाय इसको पॉइंट से देते हैं कि हमें मतलब कि वो 2 गीगा से लेकर 3 गीगा के बीच में 100 पॉइंट्स पे आप वैल्यू फाइंड कर दें। तो वो आप दोनों दोनों में से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं, वो कोई मसला नहीं है। इसको आप 1 मेगाहर्ट्ज ले लें। ठीक है जी। अब ये वो सारे आपके पास पॉइंट्स बन गए। पहले जो वैल्यू कैलकुलेट करेगा एच वो 2 गीगाहर्ट्ज पे करेगा, फिर 2.001 पे करेगा, और इस तरह 3 गीगाहर्ट्ज तक जाएगा। टोटल आपके पास 1000 पॉइंट्स आ गए। ठीक है, इसको ओके कर दे। अब ये जो हमने पॉइंट लिए, 1000 पॉइंट बहुत ज़्यादा है, और वहाँ पर आपने नंबर ऑफ पासेस भी 20 रखे हुए, तो ये सिमुलेशन जब करेगा तो इसमें टाइम लग सकता है। ठीक है, इसको ओके कर दें। ये हो गया जी। इसके बाद फिर आप क्या कर दें, इसको डिज़ाइन को जो आपने बनाया हुआ इसको वैलिडेट कर दें। ठीक है, वैलिडेट कर ताकि जो भी आपने चीज़ें की वो सही भी की है कि नहीं। सो आप देख सकते हैं डिजाइन हमने वैलिडेट कर दी, और जितने भी हमने चीजें की तो सब कुछ सही किया हुआ था हमने, तो कोई भी एरर नहीं आ रहा। ठीक है, इसका मतलब ये है कि अभी आप अपने डिजाइन को सिमुलेट कर सकते हैं। ठीक है, इसको क्लोज करता हूं मैं, और यहाँ पर सिमुलेट को आप क्लिक कर दें, या आप इसको कहते हैं एनालाइज ऑल। इसको क्लिक करता हूँ। तो सबसे पहले आप अपने डिजाइन को सेव कर दे कहीं पे, तो मैं इसको सेव कर देता हूँ यहाँ पे। कोएक्स फीड एच, ये 2017 में। ठीक है, अब ये जो सिमुलेशन है वो स्टार्ट हो गई। इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा। यहाँ तक समझ आ गई? किसी का कोई क्वेश्चन हो तो आप पूछ सकते हैं अभी। नो सर, क्लियर है सर। ठीक है, अच्छा जी, ये सिमुलेशन सारी कंप्लीट हो गई है। हम रिजल्ट चेक करते हैं। रिजल्ट्स में वही सेम, हमने रेक्टेंगुलर प्लॉट पहले देखना है।
एस पैरामीटर S11 DB, सही है। इसको आप न्यू प्लॉट कर दें, न्यू रिपोर्ट कर दें, सॉरी। तो ये देख रहे आपके पास ग्राफ आया हुआ है 0.4। हमने किस पे डिजाइन किया था? 0.4 पे डिजाइन किया था ना। तो ये देखिए 0.4 के करीब करीब आया। अब हमने जो 0.4 के एग्जैक्ट पे नहीं आया हुआ, इससे थोड़ा सा नीचे आया हुआ है, इसको अगर आपने एग्जैक्ट 0.4 पे लेके आना है तो आप क्या करेंगे, कोई बता सकता है? सर वो लेंथ थोड़ा सा कम कर देंगे सर। जी बिल्कुल, जो पेज का जो लेंथ है उसको थोड़ा सा आप कम कर देंगे, तो आपका जो ये ग्राफ है ये आगे मूव हो जाएगा और 0.4 तक आ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट जो ग्राफ है वो है रेडिएशन पैटर्न में देखना है। अब इसमें आपने गेन प्लॉट हमने देखना है, गेन को सेलेक्ट कर दे, टोटल गेन, और यहाँ पर डीबी को कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे अगर आप देख ले तो ये फाइव के सारी वैल्यूज की, मतलब 0 से लेकर 360 तक सब वैल्यूज पे आपको, मतलब इसका जो प्लॉट है वो आपको नजर आएगा। लेकिन हम चेक करते हैं खाली 0 और 90 डिग्री के लिए, ठीक है जी। आप 0 और 90 डिग्री सेलेक्ट कर दें और इसको आप क्या कर दें, न्यू रिपोर्ट कर दें। अब 50 पे जो ग्राफ आएगा दैट विल बी योर ई फील्ड, योर इलेक्ट्रिक फील्ड। और 590 पे जो ग्राफ आएगा दैट विल बी योर एच फील्ड, योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। आपको पता है ना कि इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में, वो एक दूसरे के 90 डिग्री आउट ऑफ फेज होते हैं, ठीक है। सो हमने फाई की दो वैल्यू के लिए हमने ग्राफ देखना है, रेडिएशन पैटर्न देखनी है। तो ये आ गया आपके पास। ये क्या है? जो रेड वन है दैट इज फॉर 50, मतलब कि जो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड ग्राफ है। और ये जो जो 90 डिग्री के लिए दैट इज एक्चुअली योर मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। हमने थीटा की वैल्यू जो है वो -180 से लेकर 180 तक लिया हुआ है, तो इसलिए आपके पास हाफ ग्राफ आ रहा है ऊपर वाला। अगर आप 0 से 360 तक कर लेते या 180 तक कर लेते, 360 तक सॉरी, आपके पास ये पूरा ग्राफ इस तरह आता है, नीचे नीचे भी आपको नजर आता है, ठीक है। इसका 3D पोलर प्लॉट हम देखते हैं। क्रिएट फार फील्ड में जाना है और 3D पोलर प्लॉट को सेलेक्ट कर लें। यहाँ पर गेन, टोटल गेन और डीबी को सेलेक्ट कर दें और न्यू रिपोर्ट कर दें। अब ये देख रहे हैं आपके पास पैच एंटेना का 3D पोलर प्लॉट आ गया, सही है जी। अगर आपको एंटेना याद हो तो एंटेना का जो डायरेक्शन था वो टुवर्ड जेड एक्सिस था ना, तो आपका जो रेडिएशन है वो भी टुवर्ड जेड एक्सिस ही आ रहा है। और इस एंटेना का जो गेन है दैट इज 7.3 डी, तो काफ़ी अच्छे रिजल्ट इसके आ रहे हैं, ठीक है। अच्छा जी, होपफुली आपको समझ आ गई होगी। किसी को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। इसके बाद ये वो रिजल्ट है, आपने एस पैरामीटर प्लॉट देखना है वो हमने देख लिया, रेडिएशन पैटर्न हमने देखना है वो देख लिया आपने, 3D पोलर प्लॉट हमने देखना है वो देख लिया हमने, ठीक है। थैंक यू जी। और जो आपका टास्क है, हमने क्या किया हुआ था, ये एंटेना हमने डिजाइन किया हुआ था फॉर 2.4 गीगाहर्ट्ज। आपने क्या करना है, आपने यही सेम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं और आपने 3.5 गीगाहर्ट्ज के लिए आपने एंटेना डिजाइन करना है। कौन सा? रेक्टेंगुलर माइक्रोस्ट्रिप पैच एंटेना। लेकिन आपने फीडिंग जो करनी है वो प्रोब फीडिंग आपने करनी है, कोएक्सियल प्रोब फीडिंग आपने, जो हमने इसी लैब में की हुई, ठीक है। उसके बाद फिर आप कर दे हाई लोअर फ्रिक्वेंसी हाई फ्रिक्वेंसी फाइंड कर दे, बैंडविड्थ फाइंड कर दे, और क्या कर दे, गेन फाइंड कर दे, और रिटर्न लॉस ग्राफ। अब गेन हमने देख लिया कि इसका गेन कितना था, 7.3 dB। और लोअर और हाई फ्रिक्वेंसी मैं आपको दिखा रहा था किस तरह आपने फाइंड करना। रेक्टेंगुलर प्लॉट में जाना है, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर दें मार्कर को, सॉरी
एक्स एक्स मार्कर को सेलेक्ट कर दे, ठीक है। ये आप रख दे यहाँ पे। सर ये दो मार्कर सर, आप ये सर ये कर्व की एजेस को क्यों लाते हैं सर के बीच में सर? दो ये कर्व तक माइनस ये। माइनस 10 dB पॉइंट भी मिलेगा तो। अच्छा मैंने सही है बताया था ना कि जब आपका ग्राफ -10 dB से नीचे जाएगा तो इसका मतलब है कि आपका एंटेना वर्किंग कंडीशन में। अगर -10 dB से नीचे नहीं जा रहा तो आपका एंटेना वर्किंग कंडीशन में नहीं है, ठीक है। अच्छा सही है सर, सही है सर। दूसरा आप मार्कर ले ले, एक्स मार्कर। अब मेरे इस HOSS में कोई मतलब सेटिंग में कोई चेंजेस आई हुई है तो यहाँ पर आपको ये लाइन नजर आ रही है, तो इसको आपने इस पे आपने कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ये वैसी आ रही है, ये कोई सेटअप में कोई चेंजेस हुई है, ये तो इसको मैं सेट कर लेता हूँ। अच्छा, तो ये आपके पास लोअर फ्रिक्वेंसी होगी जो कि है 2.34 गीगाहर्ट्ज, और हायर फ्रिक्वेंसी ये आ गई 2.39। अब आपका जो बैंडविड्थ है एंटेना का वो कितना आ रहा है? 0.05 गीगाहर्ट्ज, मतलब कि 51 मेगाहर्ट्ज आ रहा है, ठीक है। तो ये देखे, ये मैंने पैच एंटेना में आपको बताया हुआ था कि पैच एंटेना एक्चुअली नैरो बैंडविड्थ एंटेना इसको हम कहते हैं। तो इसका बैंडविड्थ देखते 51 मेगाहर्ट्ज आ रहा है, ठीक है। अगर आप डाइपोल का अगर आपको याद हो तो वो 400 समथिंग आ रहा था, 430 470 समथिंग आ रहा था, ठीक है, उसका बैंडविड्थ। इसीलिए हम जो पैच एंटेना है इसको हम नैरो बैंडविड्थ एंटेना कहते हैं। ओके जी। So you have to attach handwritten calculation of patch dimension with your report। जो फार्मूलेज हमने इस लैब में अभी देखे थे ना, तो वो उन्हीं फार्मूले को यूज करके आपने पहले 3.5 गीगाहर्ट्ज के लिए आपने सारे वो डायमेंशन फाइंड करने, और उनका रिपोर्ट के साथ आपने हैंड रिटन जो भी कैलकुलेशन है वो आपने इसके साथ लगाना है, ठीक है। पेपर पे इसके कैलकुलेशन परफॉर्म कर दे, उसके साथ फिर आपने लगाना है।